आप सभी को मेरा नमस्कार। हाँ जी, मुझे कमेंट्स दिखने लगे हैं। हाँ, सबसे पहले मैं भारतीय विज्ञान संचारक समूह और उसके संस्थापक श्री अनिल कुमार त्रिपाठी सर का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस प्रतिष्ठित फेसबुक पटल पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया है। साथ ही कार्यक्रम से जुड़ रहे मित्रों को का भी मैं अभिवादन करती हूँ। धीरे धीरे सभी लोग जुड़ने लगेंगे अभी। तो जैसा कि विदित है कि आज जिस विषय पर मैं अपने विचार रखने जा रही हूँ कि भाषाओं से विस्तारित होता विज्ञान। आज इस विषय पर हम विचार विमर्श करेंगे कि किस तरह से जो विभिन्न भाषाएं हैं, चाहे वो हमारी भारतीय भाषाएं हों या विश्व भाषाएं हों, उनके द्वारा विज्ञान विश्व में विस्तारित होता आया है, या यूं कहें कि भाषाओं ने विज्ञान को विस्तारित किया है और भाषाओं का विज्ञान के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और उनको विस्तारित करने में वो कितनी महत्वपूर्ण रही हैं, या आज के समय में यदि हम डिजिटल दौर की बात करें तो हर चीज डिजिटल हो रही है, भाषाएं भी डिजिटल हो रही हैं। तो इस डिजिटल दौर में जबकि भाषाएं डिजिटल स्वरूप में आई हैं, तो उन्होंने विज्ञान को विस्तारित करने में या विज्ञान को और अधिक सरल करने में किस तरह से योगदान दिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस सब से पहले, चूंकि आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा विषय है उसमें हम भाषा भी है, विज्ञान भी है और लोग भी हैं। तो ये तीनों जो पहलू हैं, इसको इन तीनों को जोड़ते हुए हम इस पर अपने विचार रखेंगे। तो सबसे पहली बात तो आती है कि भाषाएं कि भाषाएं किस तरह से विज्ञान को विस्तारित करती हैं। तो एक बात ये है कि जो भाषा है वो स्वयं एक विज्ञान है, क्योंकि भाषा का अपना भी विज्ञान होता है और भाषा भी एक विज्ञान है। क्योंकि जब हम भाषाओं की उत्पत्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले बिल्कुल प्रारंभिक दौर में यदि हम जाएं, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मनुष्य का सामाजिक विकास होना शुरू हुआ, तो उस समय कोई भाषा नहीं थी। उस समय जो लोग होते थे वो एक दूसरे से संकेतों के माध्यम से बात करते थे। अब ये जो संकेत आते हैं वो कहाँ से आए थे? वो जो ध्वनियाँ थी प्रकृति में, जितनी भी ध्वनियाँ, चाहे वो आप पशु पक्षियों की आवाज हो या कल कल बहते झरने हो या समुद्र की आवाज, लहरों की आवाज हो, तो इस तरह की जो ध्वनियाँ होती थी उनको सुनकर फिर उनको उन ध्वनियों का शब्दों में प्रयोग किया गया। और फिर धीरे धीरे जब इस तरह से शब्दों का निर्माण हुआ तो लोगों ने आपस में इन शब्दों के माध्यम से अपना बात करना शुरू किया, अपने भावों को व्यक्त करना शुरू किया। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, तो ये जो आप देख रहे हैं कि एक तरह से जो भाषा का वैज्ञानिक विकास जो है, या वैज्ञानिक रूप से जो भाषा विकसित होती है, जिस तरह से हम कोई भी विज्ञान संबंधी कोई कार्य करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप हम उसमें चलते हैं। तो इसी तरह से जो भाषा है उसका भी वैज्ञानिक रीति से विकास हुआ है। तो भाषा स्वयं एक विज्ञान है। तो मैंने कहा कि ध्वनि, ध्वनि के बाद शब्द, और जब शब्द के रूप में भाषा मौखिक रूप में आ गई तो हम देखेंगे कि लोगों ने उसके लिए लिपि बनाना शुरू किया। ये भाषा का परिष्कृत रूप जो है धीरे धीरे आने लगा। तो लिपि बनी, लिपि के बाद फिर भाषा जो है एक तरह से तैयार हो गई और फिर उसकी व्याकरण तैयार हुई। व्याकरण के बाद जब भाषा व्याकरण के साथ परिष्कृत हो गई तो उसका साहित्य बनने लगा। तो इस तरह से ये जो पद हैं ये हर विश्व की हर भाषा के लिए
निर्धारित होते हैं। चाहे कोई भी भाषा रही हो, हिंदी हो या तमिल, तेलुगु या विश्व की फ्रेंच हो, ग्रीक हो, लैटिन हो, जितनी भी भाषाएं हैं दुनिया में, हम कहते हैं कि 7,000 के करीब भाषाएं जो हैं वो हैं। इनमें से बहुत सी भाषाएं विलुप्त भी हो रही हैं, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से जो भाषाएं हैं उनका एक कहना चाहिए कि एक विकास की एक स्थिति थी। और जैसे आज के दौर में हम देखें कि जो भाषा का जो प्राकृतिक स्वरूप था उत्पत्ति का, और आज जो भाषाएं हैं जिनको हम कहते हैं कि डिजिटल स्वरूप आया है भाषाओं का, तो वो एक लंबा दौर जब आता है तो जो भाषा विज्ञानी होते हैं और उनका भाषा वैज्ञानिक तौर पर जब अध्ययन करते हैं तो वो कहते हैं कि दो तरह के सिद्धांत काम करते हैं। एक प्रत्यक्ष मार्ग होता है और एक परोक्ष मार्ग होता है भाषा को समझने के लिए। तो जो प्रत्यक्ष मार्ग है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से भाषा की उत्पत्ति प्राकृतिक तौर पर हुई और धीरे धीरे जैसे आज का जो विकसित स्वरूप है वहां तक पहुंची। और दूसरा जो परोक्ष मार्ग होता है उसमें आज की भाषा देखी जाती है कि वर्तमान में वो कितनी परिष्कृत है और उसके बाद पीछे की तरफ जाया जाता है। तो वो एक भाषा विज्ञान का जो है अलग रूप है। लेकिन एक बात आती है कि जब भाषा की उत्पत्ति हुई तो उसकी क्या प्राथमिकता थी, क्यों भाषा जो है उपयोगी मानी गई। तो जैसा ये इसका बिल्कुल सरल उत्तर यही है कि एक दूसरे की अभिव्यक्ति के लिए भाषा की आवश्यकता हुई। अब अभिव्यक्ति तक ही व्यक्ति सीमित नहीं रहता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन का विकास होता गया, पृथ्वी का विकास होता गया, सामाजिक विकास होता गया, तो विषय बढ़ते गए, विषयों की विविधताएं बढ़ती गई। और ऐसे ही विषयों में एक विषय आता है विज्ञान का विषय, क्योंकि विज्ञान सामाजिक तौर पर जो विज्ञान बना वो लोग उसे लेकर आए। लेकिन जिस तरह से भाषाएं स्वतः उद्भूत हम कह सकते हैं थी, उसी तरह से विज्ञान भी पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही विज्ञान की भी उत्पत्ति होती गई। लेकिन भाषाओं ने विज्ञान और लोगों को जोड़ने का कार्य किया। तो इस तरह से जो विज्ञान है यदि हम उसको परिभाषित करना चाहें तो हम कहेंगे कि विज्ञान जो है वो एक वास्तविक ज्ञान होता है, एक व्यवस्थित ज्ञान होता है, जिसमें हम कई तरह के अवलोकनों और प्रयोगों के माध्यम से जो भौतिक दुनिया है, जो प्राकृतिक दुनिया है, उसको व्यवहारिक तौर पर समझते हैं। ये बिल्कुल कहना चाहिए कि एक लोक स्तर की भाषा में हम विज्ञान को परिभाषित कर सकते हैं। और विज्ञान के ऐसे बहुत से पहलू हैं जो मानव अस्तित्व से जुड़े हुए हैं, यानी वो विज्ञान लोगों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और आज की परिस्थिति में हम देखें, कोरोना काल की परिस्थिति में, कि लोग सामाजिक अपना दूरियां अपना रहे हैं या एक दूसरे से दूर हैं। जैसे मैं यहाँ गोवा में बैठी हुई हूँ, बहुत से हमारे जो मित्र हैं वो अलग अलग जुड़े हुए हैं दूसरे दूसरे भागों से, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, अपनी भाषा में हम बोल पा रहे हैं। तो वो विज्ञान ही है जो हमें जोड़ रहा है। ये ऑनलाइन विज्ञान का दौर है, डिजिटल दौर है, कि हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे से संवाद कर पा रहे हैं। तो इस तरह से जो विज्ञान है वो वो ज्ञान है जो ये लोगों के बीच में ये कहता है कि वो प्रश्न पूछना सिखाता है, वो हमें सिखाता है, टिप्पणियां करना सिखाता है, जो सबूत मिलते हैं, जो प्रमाण मिलते हैं, उनका मूल्यांकन करना सिखाता है, या जो समस्याएं हैं उनको हल करना सिखाता है। तो जीवन में यही सब चीजें तो हैं। तो इसके लिए जरूरी ये है कि जो विज्ञान है उससे हर व्यक्ति को जुड़ना है, और जोड़ने का कार्य कौन करता है, यही भाषाएं करती हैं। तो इसलिए जो लोक चेतना का फैलाव हमें करना है, या लोगों तक विज्ञान का जो फैलाव करना है, एक सशक्त और स्वस्थ समाज को यदि हमें बनाना है, लोगों में यदि वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करना है, तो उसके लिए एक वैज्ञानिक सोच, एक माध्यम की जरूरत होती है, और वो निश्चित तौर पर वो भाषा होती है। यहाँ लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगी, मैं अक्सर ये बात सोचती भी हूँ कि हम ये कहते हैं कि जो विज्ञान है उसे लोगों तक पहुंचाना, अक्सर विज्ञान संचार की जब बात आती है तो हम कहते हैं विज्ञान को लोगों तक पहुंचाना। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी सोचने की हो जाती है कि यदि विज्ञान को हमें लोगों तक पहुंचाना है तो इसका सीधा सीधा मतलब तो ये रहता है कि लोगों को विज्ञान मालूम नहीं,
लेकिन ऐसा है नहीं। लोगों जैसे धार्मिक स्तर पर लोग कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है, और मैं मानती हूँ कि कण कण में विज्ञान व्याप्त है। हर व्यक्ति जो होता है वो एक जन्मजात वैज्ञानिक होता है। बस बात ये होती है कि वो उस विषय को, एक विज्ञान को एक विषय के तौर पर व्यवस्थित ढंग से जो है वो नहीं समझ पाता है। तो उस व्यवस्थित ढंग से उस जन्मजात वैज्ञानिक को हमें ये कहना चाहिए कि उसमें जागृति पैदा करना है, कि वो ये समझे कि वो जो विज्ञान को वो जन्मजात रूप से जानता है, उसको उसके अंदर या उसका किस तरह से उपयोग करना है। तो हम देखेंगे कि ये जो काम है विज्ञान संचार का, वो कोई नया काम नहीं है, बल्कि हमारा जो प्राचीन काल पर यदि हम देखें तो जब सामाजिक वैज्ञानिकता का एक प्रमाण जो है हमें मिलता है, जो हमारे जो प्राचीन काल के वैज्ञानिक ग्रंथ हैं या जो अन्य ग्रंथ हैं या सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं जो विज्ञान है वो प्रारंभ से ही हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में व्याप्त रहा है। तो अब वापस यदि हम भाषा की तरफ आए तो हम देखेंगे कि किस तरह से जो भाषाएं हैं उन्होंने विज्ञान की इस लोक चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और निश्चित रूप से भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों की बात करें यदि हम, तो हम देखेंगे कि जो भारत का वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उनको हम चार भागों में यदि सरल तरीके, क्योंकि विज्ञान आप देखिए, विज्ञान हर चीज को सरल तरीके से समझाने का काम करता है। तो आज का जो विषय है कि किस तरह से भाषाओं के माध्यम से जो विज्ञान है वो विस्तारित हुआ है, तो उसके दृष्टिकोण से हम यदि भाषा को मूल बनाते हुए ये देखें कि भारत में जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हुई हैं उनको हम चार कालों में बांटे। तो पहला जो काल होता है वो मान लीजिए कि हम उसको प्राचीनतम काल की तरफ जाएं। तो प्राचीनतम काल में जब हम विज्ञान को देखते हैं तो बहुत समृद्ध विज्ञान हमारे भारत का है, और ये बात आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और वो जो समृद्ध भारत की मैं बात कर रही हूँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो उस समय वैज्ञानिक उसमें जो बात हुआ करती थी, जो भाषा प्रचलित थी वो थी संस्कृत। क्योंकि हमारे जितने भी वैज्ञानिक ग्रंथ उपलब्ध हैं प्राचीन काल के, उन उन वो सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अब एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जो संस्कृत भाषा है, प्रायः लोग ये कहते हैं कि संस्कृत जो है वो 2000 वर्ष पूर्व उसके लिखित प्रमाण मिलते हैं, ऐसी बात सब कहते हैं। तो जो लैटिन भाषा है या ग्रीक भाषा है या हमारे भारत की जो तमिल भाषा है, उसको कहते हैं कि वो जो है वो प्राचीनतम भाषाएं हैं और उसी के समकक्ष संस्कृत भाषा है। तो उसमें मैं आप लोगों से एक बात साझा करना चाहती हूँ, या बात को मैं समझती हूँ कि भाषाई दृष्टिकोण से ये इस बात का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि यहाँ बहुत से विद्वान उपस्थित हैं और उन्हें ये बात मालूम हो, लेकिन कई बार कुछ लोग इस बात को नहीं भी जानते। तो जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि कोई भी भाषा जो है उसकी उत्पत्ति ध्वनि से हुई है, जो प्राकृतिक ध्वनियां हैं उसके माध्यम से हुई है। तो संस्कृत के मामले में एक बात ये कही जाती है कि संस्कृत भाषा की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मांड की ध्वनियों से हुई है, और बाकी जो भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति जो हमारी पृथ्वी में जो प्राकृतिक ध्वनियां हैं उनसे हुई। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आप ध्यान से देखेंगे कि जो ब्रह्मांड में जब ध्वनियां होती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगी कि जो संस्कृत है, प्रारंभिक संस्कृत की बात कर रही हूँ, उसमें कुल 108 वर्णमाला में 108 वर्ण होते हैं, या तो जो ऐसा कहा जाता है, संस्कृत भाषा के जो वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले लोग हैं उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से जो सूर्य है हमारे सौर मंडल का, उसमें 9 रश्मियां निकलती हैं, और जब वो 9 रश्मियां चारों दिशाओं से प्रस्फुटित होती हैं तो 9 गुणित 4 यानी कि 36। तो जो 36 रश्मियां जब प्रस्फुटित हुई तो उन रश्मियों से जो ध्वनियां प्रकट हुई, उन ध्वनियों से संस्कृत के 36 स्वरों का निर्माण हुआ। और उसके बाद ये जो सूर्य की 9 रश्मियां हैं वो पृथ्वी पर आती हैं, तो पृथ्वी पर जो 8 वसु थे, उन 8 वसुओं से जब वो टकराती हैं, यानी 8 गुणित 9 तो 72, तो 72 जो ध्वनियां बनी, उन 72 ध्वनियों से संस्कृत के 72 व्यंजन बने। तो इस तरह से जो हमारी बिल्कुल प्राचीनतम देव भाषा जो थी, जिसे हम
अपौरुषिक भाषा कहते हैं। अपौरुषिक भाषा मतलब जिसे व्यक्ति ने नहीं बनाया, जो ब्रह्मांड से अपने आप उन ध्वनियों के माध्यम से बनी। तो इस तरह से वो जो प्राचीनतम संस्कृत है, जिसे हम देव भाषा कहते हैं, उसमें कुल 108 ध्वनियों के माध्यम से बने स्वर और व्यंजन आते हैं। अब ये जो बात हमारे वैज्ञानिकों ने या जो हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज जो ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा 2000 वर्ष लिखित रूप में आई है, तो वो यहाँ से पाणिनि के द्वारा जब संस्कृत भाषा का परिष्करण किया गया था, ये वो वाली संस्कृत भाषा है। उसको भी पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र, जो 14 माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र आप जानते हैं कि ये कहा गया कि जो डमरू है उसकी ध्वनि से 14 सूत्र जो निकले, 14 ध्वनियां जो निकली, उसके आधार पर पाणिनि ने संस्कृत का वैज्ञानिक व्याकरण जो है बनाई, और उसके बाद इस तरह से लिखित रूप में संस्कृत आई। तो जो मैंने आपको कहा कि ब्रह्मांड की ध्वनियों से जो संस्कृत बनी थी, अपौरुषिक भाषा, उसका कोई लिखित स्वरूप नहीं था, लेकिन उस संस्कृत का प्रयोग वैज्ञानिक साहित्य के लिए जो किया गया, वो लिखित रूप में नहीं था, वो मौखिक रूप में था। और वहां से जो हमारे मनीषी थे, उन्होंने उस संस्कृत भाषा में जो भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित या वैज्ञानिक अवधारणाएं प्रस्तुत की, वो सारी की सारी अवधारणाएं शुद्ध रूप में आगे बढ़ती गई, और इसलिए उसके कोई लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन जब पाणिनि आए और उन्होंने संस्कृत भाषा का परिष्कृत किया उसको, तब आप देखेंगे कि जो हमारे जितने भी, चाहे वो आप प्राचीन काल में यदि हम जाएं, तो आप देखेंगे कि जो आर्यभट्ट हैं, वराहमिहिर हैं, भास्कराचार्य हैं, चरक, सुश्रुत, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। तो वो जो उन लोगों ने जो वैज्ञानिक शोध किए, या उस शोध के आधार पर जो परिणाम उन्हें मिले और जो उन्होंने लिखा, वो उस संस्कृत भाषा में लिखा। तो वो संस्कृत भाषा में जो हमारा जो वैज्ञानिक साहित्य है, वो बेहद समृद्ध है। और यही वो काल था जब उस समय हम विश्व गुरु के रूप में विश्व में स्थापित हुए थे। और निसंदेह वही एक मूल आधार आज के आधुनिक विज्ञान का है। कोई माने या ना माने, लेकिन सत्य यही है। और उसमें आप देखेंगे कि जैसे विज्ञान की चाहे कोई भी भाषाएं रही, कोई भी शाखाएं रही हो, चाहे वो खगोल विज्ञान हो, गणित हो, रसायन विज्ञान हो, हमारा आयुर्वेद हो, चिकित्सा शास्त्र हो, हर तरह का जो साहित्य था वैज्ञानिक, वो पूरा का पूरा संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। आप मानेंगे नहीं कि एक वैशेषिक दर्शन करके जो हमारा वैज्ञानिक साहित्य है, उसमें परमाणु सिद्धांत का जो सविस्तार वर्णन मिलता है, उसमें अणुओं और परमाणुओं के अस्तित्व की पूरी पूरी जानकारी मिलती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि आर्यभट्ट ने जो उनकी किताब है आर्यभट्टी, उसमें चाहे वो गणित की आपकी संकेतन प्रणाली हो, दशमलव प्रणाली हो, शून्य का उपयोग हो, और पाई का मान हो, पृथ्वी के गोल होने की बात हो, सारी जो बातें हैं वो उस वैज्ञानिक साहित्य में संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। वराहमिहिर की जो किताब है वृहत संहिता, उसमें भी इसी तरह से लिखा है। चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, ये सारे जो हमारे ग्रंथ हैं, वो पूरे के पूरे वैज्ञानिक ग्रंथ जो थे वो संस्कृत भाषा में थे। अब यहाँ एक बात पर और मैं गौर करवाना चाहूंगी कि ये जो जितना भी हमारा वैज्ञानिक कार्य हो रहा था उस समय, वो संस्कृत भाषा में हो रहा था, और उस समय की जो लोक भाषा थी वो भी संस्कृत थी। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी शोध कार्य होते थे, उनसे सीधे लोग जो हैं संस्कृत भाषा के माध्यम से जुड़ जाते थे, इसलिए उनको मालूम था कि क्या कार्य हो रहे हैं। और वही बात आप देखेंगे कि जो जड़ी बूटियों की बात हम करते हैं, उस समय लोगों को बिल्कुल बिल्कुल मालूम था कि किस तरह से कौन सा जो पौधा है वो आपके दैनिक जीवन के स्वास्थ्य के लिए उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि लोग सीधे संस्कृत भाषा के माध्यम से जुड़े थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि, और उस समय सीमित भी बहुत था, लोगों की संख्या कम थी, भाषा की सीमितता थी, और विज्ञान भी सीमित नहीं था, लेकिन विज्ञान वृहत होते हुए भी सीमित था, लोग उससे जुड़े हुए थे। उसके बाद हम आते हैं मध्ययुगीन काल में। मध्ययुगीन काल में वैज्ञानिक उपलब्धियां बहुत हुई,
लेकिन विस्तार यहाँ होता है। यहाँ आप देखेंगे कि भाषा संस्कृत से विस्तारित होते हुए बहुत सारा विस्तार उसका हुआ। बहुत सी जो बोलियां थी वो भी परिष्कृत होती गई, क्योंकि हर भाषा जो है उसका भी व्याकरण बनने लगा और संस्कृत से बहुत सी भाषाओं का प्रस्फुटन हुआ। इसी तरह से लोगों की संख्या बढ़ने लगी, लोग सामाजिक व्यवस्थाएं बढ़ने लगी, तो लोग कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक शोध की भाषा थी उससे दूर होने लगे। और इसलिए आप देखेंगे कि सीधे लोगों का उस विज्ञान से जो संबंध था वो कम होने लगा। और साथ में हम भारत के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो आप देखेंगे कि जो बाहर के लोग थे वो आकर हमारे यहाँ आक्रमण करने लगे, उनका साम्राज्य स्थापित होने लगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग थे वो दमित हुए, समाज हमारा दमित हुआ और उसका प्रभाव जो था वैज्ञानिक चेतना पर पड़ने लगा। तो एक तरफ भाषा से वो दूर हो रहे थे, एक तरफ सामाजिक परिवर्तन आ रहा था। मैं आपको बताऊं कि जो मध्ययुगीन काल आया तो उस समय यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो 4 भाषा परिवार जो थे वो काम कर रहे थे। और वो 4 भाषा परिवार कौन से थे? इंडो यूरोपियन परिवार था, द्रविड़ परिवार था, ऑस्ट्रिक परिवार था और चीनी तिब्बती परिवार था। तो इस तरह से ये भाषाएं जो हैं वो आ रही थी। जैसे इंडो यूरोपियन परिवार था तो उसमें हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी ये भाषाएं आती थी। हमारा जो द्रविड़ परिवार था तो उसमें जितनी भी दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं उसमें तमिल, मलयालम ये भाषाएं आती थी। और बाकी जो है उसमें हमारे पूर्वोत्तर राज्य की भाषाएं आती थी। लेकिन एक बात थी कि भाषाएं जरूर परिवर्तित हो रही थी, लेकिन इन सभी भाषाओं में जो वैज्ञानिक साहित्य था वो लगातार चल रहा था। और कहीं ना कहीं लोग जो थे इन भाषाओं के माध्यम से विज्ञान से जुड़े हुए थे। और एक बात मैं और बताना चाहूंगी जो मैं भूल रही थी, कि जो संस्कृत भाषा थी उसमें लिपियों का भी बड़ा महत्व होता है। जैसे आप देखेंगे कि जब संस्कृत की बात जो मैं कर रही हूँ तो उस समय कुछ ग्रंथ थे वो ब्राह्मी लिपि में भी लिखे जा रहे थे, लिखी संस्कृत जा रही थी लेकिन ब्राह्मी लिपि में लिखे जा रहे थे। और इसी तरह से कुछ जो अधिकांश हमारा साहित्य था वो देवनागरी लिपि में लिखा जा रहा था। और जो बात मैं बाद की भाषाओं की कर रही हूँ उसमें भी कहीं ना कहीं ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि और भी बहुत तरह की जो लिपियां थी उनका प्रयोग हो रहा था। तो जब संस्कृत के बाद जो भाषा परिवर्तित हो रही थी, जो मैंने 4 आपको बताया कि भाषा परिवार थे, तो उसमें साथ साथ में आप देखेंगे कि प्राकृत, पाली, अपभ्रंश इस तरह की भाषाएं भी आई। और जब हम ईसा से 2 सदी पूर्व की बात करते हैं या ईसवी सन से 3री शताब्दी तक की बात करते हैं तो हमें कई तरह की जो स्तूप मिले हैं या जो हमारे शिलाखंड मिलते हैं उसमें कई तरह की जो कथाएं मिलती हैं। तो वो आप देखेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं हमारी वैज्ञानिक समृद्धि का प्रतीक है। क्योंकि यदि उस समय के लेख आज तक जिंदा हैं, जीवंत हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय की एक वैज्ञानिक समृद्धि का वो प्रतीक है जो आज तक भी जिंदा है। और उनके माध्यम से हम देखते हैं, जैसे आप देखिए कि जो महावीर या बुद्ध के जो अशोक के काल के लेख मिलते हैं वो उसमें बड्ड कहा भाषा, जिसको हम खड़ी बोली में कहते हैं वृहत कथा भाषा, उसका प्रयोग हुआ था। इसी तरह से जो जातक कथाएं मिलती हैं उनमें जो भाषा का प्रयोग है वो प्राकृत भाषा है। प्राकृत के भी कई स्वरूप हैं, वो एक अलग ही बिल्कुल विषय हो जाता है। तो इस तरह से जो शिलालेख थे उनमें हम देखते हैं कि वो वैज्ञानिकता के हमारे परिचायक थे। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो देखेंगे कि बहुत से जैसे हम देखते बहुत से विद्वान जो भारत के बाहर से हमारे यहाँ आए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि चीन से फाहियान आए, यूरोप से मैगस्थनीज आए या अरब से अलबरूनी आए। जब वो हमारे यहाँ आए तो उन्होंने हमारी जो संस्कृत भाषा थी सबसे पहले तो उसका अध्ययन किया, क्योंकि जब तक वो उस भाषा का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक उसको वो समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ भाषा की उपयोगिता फिर आ जाती है कि किस तरह से उन लोगों ने उस भाषा का अध्ययन किया और फिर जब वो हमारे यहाँ से इस भाषा को में पढ़कर अपने देश में गए और वहां उन्होंने अपनी भाषा में उस चीज को अनुवादित किया। तो इस तरह से जो पूरा हमारा वैज्ञानिक साहित्य था वो पूरे विश्व में फैलने लगा। और हम कह सकते हैं कि भाषाओं के माध्यम से हमारा जो विज्ञान था वो विश्व में विस्तारित हुआ।
अब आते हैं हम अपने ब्रिटिश काल में, यानी औपनिवेशिक काल में आते हैं। तब हम देखेंगे कि औपनिवेशिक काल में भी जो भाषा थी वो अंग्रेजी भाषा हो गई, और जिसका कि हम अभी तक भी भुगतान भर रहे हैं। तो वहां क्या हुआ कि जितने भी हमारे वैज्ञानिक शोध हुए ब्रिटिश काल में या औपनिवेशिक काल में भी, हमने बहुत अधिक वैज्ञानिक उपलब्धियां की हैं। और सब इस बात से जानते हैं कि वो दौर था कि जगदीश चंद्र बोस हुए, श्रीनिवास हुए, रामानुजन, चंद्रशेखर वेंकटरमन है, मेघनाथ साहा हैं, सत्येंद्र नाथ बसु हैं। ये वो लोग थे, ये वे महान विभूतियां हैं जिनके कारण जो आधुनिक हमारा विज्ञान था वो विश्व में स्थापित हुआ। लेकिन यहाँ बात ये आ जाती है कि ये जितना भी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं या वैज्ञानिक शोध हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने किए, वो सब अंग्रेजी में किए। वो उनकी बाध्यता थी, क्योंकि औपनिवेशिक काल चल रहा था, ब्रिटिश काल चल रहा था, इसलिए उन्हें अंग्रेजी में करना उनकी बाध्यता थी। और एक यही कारण था कि यहाँ से जो भारत के समाज में या बिल्कुल लोक स्तर पर यदि हम देखें तो वो जो अंग्रेजी भाषा थी वो एक कहना चाहिए कि एक रोड़ा बन के आई, और इसलिए विज्ञान और लोग दूर होने लगे, क्योंकि भाषा जो थी वो उनको दूर कर रही थी, लोगों को बात ही नहीं समझ में आती थी। और एक थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास पर दृष्टि डालना चाहूंगी कि किस तरह से उस दौर में भी, लेकिन हमारे कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इस बात को माना कि यदि हम विज्ञान से लोगों को दूर कर देंगे इस अंग्रेजी भाषा के कारण, तो कहीं ना कहीं हमारी वैज्ञानिक चेतना जो है वो उसका पतन हो जाएगा। इसलिए बहुत से ऐसे उस समय भी लोगों ने बेड़ा उठाया, और उसमें आप देखेंगे कि जब 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, और उस समय भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी के साथ साथ आप देखेंगे कि भारतीय भाषाओं में भी उसमें संस्कृत आती थी, अरबी और फारसी जो भाषाएं थी उनको शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। और उसके बाद मुनरो और एल्फिंस्टन जो थे, उन्होंने, वो ब्रिटिश शासक होते हुए भी उन्होंने कहा कि बंगाली, गुजराती, मराठी और तमिल उन आधुनिक भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया। लेकिन जब मैकाले के समय की बात आप देखेंगे कि उसने कहा कि नहीं, जनता में यदि पश्चिमी विज्ञान को लेकर आना है तो उसने कहा कि नहीं, अंग्रेजी को भाषा बनाना चाहिए, लोगों की शिक्षा की भाषा। तो उस समय फिर 7 मार्च 1835 की बात है कि विलियम बेंटिंग ने मैकाले का समर्थन किया, और इस तरह से जो अंग्रेजी थी उसको उच्च भाषा का माध्यम बनाया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो भाषा थी अंग्रेजी, उसके कारण जो लोग थे वो विज्ञान से बिल्कुल बुरी तरह से कटने लगे। और उसके बाद 1817 में जो स्कूल ऑफ बुक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। फिर 1819 में फेनोलिक्स जो था उसने बंगला में वैज्ञानिक विश्वकोश तैयार किया। तो ये वो लोग थे कि भले ही ब्रिटिश शासन ने ये कह दिया कि नहीं, अंग्रेजी माध्यम बनेगा, और हमारी वैज्ञानिक शोध भी उसी तरह से चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे थे, चाहे वो ब्रिटिश लोग ही क्यों ना रहे हो, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिक भी, हमारे भारतीय जो विज्ञान लेखक हम उनको कह सकते हैं, या उस समय के जो विज्ञान संचारक थे, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि लोगों में विज्ञान को पहुंचाना है तो भारतीय भाषाओं में विज्ञान का होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं कि 1820 से 1825 का एक दौर था। उस समय एक हिंदुस्तानी मेडिकल स्कूल के प्रधानाध्यापक थे डॉक्टर टिटलर। तो उन्होंने मेडिकल की जो पुस्तकें थी उनका बंगला में अनुवाद किया था, और मराठी में भी एक 1815 में वैज्ञानिक पुस्तकों का अनुवाद शुरू हुआ था। तो इस तरह से ये वो दौर भी था। हालांकि जो हिंदी में अनुवाद का काल था वो थोड़ा देरी से शुरू हुआ था, और उसका कारण जो भी रहा हो, लेकिन बंगला में और तमिल में ये कार्य जो था वो बहुत तेजी से उस समय चल रहा था। और जब हिंदी में काम शुरू हुआ तो आप देखेंगे कि 1837 में आगरा की
स्कूल बुक सोसाइटी जो थी उसने कई पुस्तकों का, विज्ञान पुस्तकों का हिंदी में प्रकाश अनुवाद करके उनका प्रकाशन शुरू करवाया था। और इसी तरह से 1847 में जो विज्ञान विषयक पुस्तक थी एक, रसायन प्रकाश प्रश्नोत्तरी, वो हिंदी में आई थी। फिर 1862 में अलीगढ़ से सर सैयद अहमद थे, उन्होंने कई अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करवाया। और हिंदी में उस समय जो नाम थे, वो बहुत से लोग इनके नामों से परिचित होंगे यहाँ जो मुझे सुन रहे हैं, वो थे लक्ष्मी शंकर मिश्र थे, राजा शिव प्रसाद सितारे थे, और मुंशी रतनलाल थे। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि एक 1876 में एक विद्यांकुर थे, उन्होंने प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानी मिलकर एक पुस्तक निकाली थी। और फिर उसके बाद इस तरह से जो जीव विज्ञान और वनस्पति शास्त्र थे, ये सब कुछ ऐसी पुस्तकें जो थी विज्ञान की, वो भारतीय भाषाओं में आई। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो वैज्ञानिक साहित्य है, जिसमें कि विविध भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया था, वो बहुत सफल था। और यही वो प्रयोग थे कि एक समानांतर आप देखेंगे कि हमारे वैज्ञानिक विश्व स्तरीय शोध कर रहे थे, कि हमारे रमन जी को नोबेल पुरस्कार तक मिला। और एक हमारे ये लोग थे जिन्होंने भाषा के माध्यम से कहीं ना कहीं, हमारी बहुत सी संस्थाएं थी जिन्होंने भाषा, भारतीय भाषाओं के माध्यम से विज्ञान को जीवंत बनाए रखा था लोगों के बीच में। और ऐसे ही वो संस्थाओं में मैं बताऊं कि उस समय की जो संस्थाएं थी, वो थी साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़, वाद विवाद क्लब बनारस, काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, और गुरुकुल कांगड़ी विज्ञान परिषद इलाहाबाद। ये तो आप सभी परिचित होंगे, अभी भी ये संस्था काम कर रही है। तो ये वो वैज्ञानिक संस्थाएं थी जिन्होंने औपनिवेशिक काल में भी जो है अपना काम किया हुआ था। और इसी तरह से शब्दावली निर्माण का कार्य भी शुरू हुआ था। और ये वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण इसमें किया था। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है कि सन 1900 से ही जो गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार था, उसने विज्ञान सहित जितनी भी विज्ञान के विषय थे, उनका हिंदी में वैज्ञानिक शब्दावली बनाना शुरू किया। और आज की जो हमारा शब्दावली आयोग है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो नींव थी, वो उसी गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के समय जो हमारी वैज्ञानिक शब्दावलियां बनी, उसको आधार बनाया था। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि उस समय जो हिंदी साहित्य चल रहा था, क्योंकि हिंदी साहित्य और वैज्ञानिक साहित्य ये थोड़ा अलग हो जाता है, और उसका जो, उसकी जो विभिन्नता है, उसको हम आज भी समझते हैं। लेकिन हमारे जो कुछ हिंदी साहित्यकार थे, उनमें मुख्य रूप से आप देखें, पंडित रामचंद्र शुक्ल थे, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, महावीर प्रसाद जी थे, पंडित बालकृष्ण भट्ट थे। वो एक तरफ साहित्य, हिंदी साहित्य में भी अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन साथ साथ में उन्होंने विविध वैज्ञानिक विषयों पर भी अपने लेख लिखे। क्योंकि जो आज भी आप देखिए कि हमें यदि कोई बात लोगों तक पहुंचानी होती है, तो जो विज्ञान लेखक होते हैं, वो बिल्कुल सहज सरल भाषा में उसको, उस पर लेख लिखते हैं, और वो लेख जो है लोग उनको पढ़ते हैं। तो यही काम जो है उस समय चल रहा था। और उसमें डॉक्टर रघुवीर की जो मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण किया, उस समय सोचिएगा कि जो संस्कृत की धातु, उपसर्ग और प्रत्यय, इन सभी का प्रयोग करते हुए उस समय जो है वैज्ञानिक शब्दों का निर्माण किया गया। तो ये बहुत ही समृद्ध परंपरा भाषाओं के माध्यम से विज्ञान के परिरक्षण की हम देखते हैं। और इससे बिल्कुल ये बात सिद्ध होती है कि चाहे वो प्राचीनतम काल रहा हो, मध्ययुगीन काल रहा हो, या औपनिवेशिक काल रहा हो, उन सब में जो विज्ञान था, वो इन भाषाओं के माध्यम से लोगों में छाया रहा। अब हम आते हैं स्वतंत्रता के बाद के भारत की तरफ, कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो बहुत सी सामाजिक कुरीतियां छाई हुई थी। और कहीं ना कहीं उन सामाजिक परिस्थितियों में जो विज्ञान विषय था, वो भी प्रभावित हुआ था। अब देखिए कि वो किस तरह से प्रभावित हुआ था। एक तरफ तो जो लोग थे, या मैं कहूँ कि जो अभिभावक थे, जो माता पिता थे, उनमें ये बड़ी जागरूकता थी कि उनके जो बच्चे हैं वो विज्ञान विषय लें।
क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी विज्ञान की कितनी भी शाखाएं खुल गई हों, लेकिन कहीं ना कहीं जब विज्ञान की बात आती है तो हम सिर्फ 4 विषयों का नाम लेते हैं: गणित, जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन, जिनको हम कहते हैं मैथ्स ले लीजिए या बायोलॉजी ले लीजिए, या उसके साथ साथ हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करते हैं। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो ये एक बड़ी चेतना थी बच्चों के लिए, अपने संतानों के लिए, लोगों की, कि नहीं, वो जो है हमारे बच्चे तो विज्ञान लेंगे या हमारे बच्चे जो हैं साइंस की तरफ जाएंगे। लेकिन एक बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं जो एक लैंगिक पूर्वाग्रह जो हमारे यहाँ समाज में हमेशा रहा, लैंगिक पूर्वाग्रह से मतलब एक जो स्त्री पुरुष की जो सुपीरियरिटी को और इंफीरियरिटी की जो भावना हमेशा हमारे समाज में रही है, उस वही बात जो है आप भाषा और विज्ञान विषय के संदर्भ में भी मुस्काल में, आज की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अब तो बहुत ही ज्यादा आगे हम बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक सोच है उसके कारण हम इतना आगे आए हैं। लेकिन एक समय था कि एक लैंगिक पूर्वाग्रह विज्ञान विषय को लेकर भी था कि जो लड़कियां हैं वो विज्ञान को नहीं पढ़ सकती हैं, यानी वहां भी आप देखेंगे कि पुरुषों का वर्चस्व विज्ञान में था कि जो विज्ञान है वो सिर्फ पुरुष पढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं। और फिर उसके बाद आप देखेंगे उसमें भी भाषा थी, क्योंकि उस समय तक हमारा जो विज्ञान था वो अंग्रेजी भाषा में ज्यादा उपलब्ध था। तो ये भी एक अवधारणा थी कि जो लड़के हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से अंग्रेजी को समझ सकते हैं, इसलिए वो विज्ञान को अच्छा समझ सकते हैं, और जो लड़कियां हैं वो अंग्रेजी नहीं समझ सकती हैं, इसलिए वो विज्ञान को भी नहीं समझ सकती हैं। और एक और बात थी कि जब धीरे धीरे कहा कि नहीं भाई, लड़कियों ने जब दिखा दिया कि नहीं वो विज्ञान ले सकती हैं, तो एक पूर्वाग्रह आया कि लड़कियां गणित नहीं पढ़ सकती हैं, लड़कियां जीव विज्ञान ले सकती हैं, क्योंकि जीव विज्ञान एक सरल विषय है। लेकिन जो जीव विज्ञान को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जीव विज्ञान कितना सरल है। और मैं समझती हूँ कि कोई भी विषय कठिन या सरल नहीं होता है, वो तो इस पर निर्भर होता है कि वो कोई व्यक्ति उसको कितना समझ पा रहा है, आत्मसात कर पा रहा है। तो विज्ञान विषयों को लेकर जो ये हमारे यहाँ दृष्टिकोण था, धीरे धीरे हमारी जो बहुत सी महिलाएं थी, जो बिल्कुल आज के दौर की महिलाओं की यदि मैं बात करूं, जो कि विज्ञान के क्षितिज पर बिल्कुल सूर्य की भांति चमक रही हैं, उनमें आप देखेंगे कि मिसाइल वुमेन जिनको हम कहते हैं, टेसी थॉमस, जो आज इसरो में कार्य कर रही हैं, आप सभी भली भांति परिचित होंगे। इसी तरह से आप देखेंगे कि रॉकेट वुमेन जो कहा जाता है, रितु करिंदल को, उन्होंने किस तरह से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। चाहे आप पोलर वुमन के नाम से जो हमारी मंगला मणि, जो अंटार्कटिका में पूरा शीतकाल उन्होंने बिताया, और सबसे ज्यादा जो बिल्कुल नई लड़की हम जिन्हें कह सकते हैं, कामाक्षी शिव रामकृष्णन, जो इस समय जो प्लूटो का मिशन चल रहा है नासा का, वहां हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए काम कर रही हैं। तो ये वो महिलाएं हैं, वो लड़कियां हैं। एक और नाम जो आजकल काफी वायरोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है, गगनदीप कांग का, और हमारी जो चंद्रिमा शाह हैं, जीव विज्ञानी हैं, ये वो नाम हैं, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने ये साबित किया कि जो हमारा मिथक था उसे तोड़ा, कि जो लड़कियां हैं वो विज्ञान के क्षेत्र में आगे नहीं आ सकती हैं, या कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है इसलिए वो आगे नहीं आ सकती हैं। तो खैर इस तरह के बहुत से मिथक टूटे हैं, और इन सब मिथकों के बीच में जो मुख्य बात आती है वो आती है भाषा, विज्ञान और लोग। तो इन तीनों में सबसे बड़ी चीज आज के दौर की, बिल्कुल जो सोशल मीडिया का दौर है या जो डिजिटल दौर है, उसमें हम देखें कि जो भाषाएं हैं उनका जो डिजिटलीकरण हुआ है, उसके कारण लोग बहुत अधिक विज्ञान की तरफ आए हैं। क्योंकि डिजिटलीकरण तो खुद अपने आप में एक विज्ञान है, या जिसके जैसे मोबाइल का प्रयोग करना लोगों को आ रहा है, यहाँ में लड़की लड़के इस सब से बिल्कुल दूर, क्योंकि अब ये जो डिजिटल दौर आया है उसने सबको समान किया है। ये एक बहुत अच्छी बात जो है, हम कह सकते हैं कि विज्ञान की सबसे अच्छी बात ये आई है कि उसने सबको समान किया है।
यहाँ कोई असमानता नहीं है। जो लोग बात भी उठाते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो एक रूटीन के तौर पर उन बातों को लेकर आते हैं, लेकिन यदि आप बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की भी बात करें तो आज एक मजदूर जो स्त्री है वो भी जानती है कि किस तरह से मोबाइल को चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भले ही उस चीज को लिख ना सके, लेकिन जो डिजिटल माध्यम आया है जिसने भाषा को डिजिटलीकृत किया है, उसके कारण हर व्यक्ति विज्ञान की तरफ पहुंचा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाषाएं थी वो जब जहाँ सीमित हो रही थी और डिजिटलीकृत जब होती जा रही है तो भाषाओं का विस्तार भी बढ़ रहा है। और एक समय आया कि जब भाषाएं जब डिजिटलीकृत नहीं हो रही थी तो वो विलुप्त हो रही थी। हमारे यहाँ की भी बहुत सी भाषाएं विलुप्त हुई हैं और आप देखेंगे कि विश्व की भी बहुत सी भाषाएं विलुप्त हो रही। और एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि जो पूरा विश्व है उसमें से लगभग 1000 भाषाएं विलुप्त हो गई हैं और सिर्फ जो पूरा विश्व है वो 23 भाषाओं तक सीमित हो रहा है। तो जब ये देखा गया तो आपको याद होगा कि जो पिछले वर्ष था उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष के रूप में उसको स्थापित किया था या नाम दिया था। और उसका कारण सिर्फ ये था कि लोग जो हैं, जो भाषाएं हमारी विलुप्त हो रही हैं उनको अपनाएं। और ये 1 साल का ऐसा दौर आया कि लोगों ने डिजिटल रूप में भाषाओं को अपनाया है। और एक बहुत अच्छी चीज आप देखेंगे कि चाहे वो सॉफ्टवेयर हो और चाहे वो मोबाइल के ऐप हो, उनके माध्यम से जो भाषाएं डिजिटलीकृत हुई हैं, इस कारण भी लोगों तक विज्ञान जो है पहुंच रहा है। क्योंकि एक समय ऐसा आया था, ये निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारा जो हमारा साहित्य है वो विज्ञान का की जो बातें हैं वो अंग्रेजी में थी। तो जो चाहे वो वैज्ञानिक ही क्यों ना हो उसको भी बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन जो हमारे ऐप आए हैं, मैं आपको बताऊं मैंने खुद इसका प्रयोग किया। पिछले कुछ दिनों की बात है, मैं एक विषय का कुछ अध्ययन कर रही थी और उसमें मलयालम भाषा में मुझे बहुत अच्छा साहित्य मिला। लेकिन मलयालम तो मुझे आती नहीं है, तो मैं मुझे वो ऐप का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो ऐप मेरे मोबाइल में था। और मैंने उस जो भी मलयालम में लिखा हुआ कॉन्टेक्स्ट था उसमें मैंने अपना मोबाइल सामने रखा और आप मानेंगे कि उस ऐप के माध्यम से मैंने उस पूरे जो लेख था उसको हिंदी में पढ़ लिया। तो जैसा कि कल जब आपने पटेरिया सर को भी सुना था कि उन्होंने हमारे जो सहगल सर हैं उनकी स्मृति में उनकी जो बहुत सी स्मृतियां साझा की थी, तो उन्होंने ये बात कही थी कि उस समय उन्होंने ऐसा वो कहना चाहिए कि एक वैज्ञानिक साधन वो लेकर आए थे कि जो जिस क्षेत्र का था या जिस भाषा में सुनना चाह रहा था वो उस भाषा में उस वैज्ञानिक जो बात थी उसको वो सुन पा रहा था। और तब से ये जो साधन आए हैं इसके कारण हर व्यक्ति अपने आप को बहुत कहना चाहिए सहज महसूस कर पा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन जो टूल हैं या जो साधन हैं, सॉफ्टवेयर हो या ऐप हो, उनके कारण वो उस बात तक, उस विज्ञान तक उसमें पहुंच पा रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भाषाएं उसमें कितना योगदान दे रही हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, हमारे ऑडियो वीडियो कैसेट हो, फिल्म हो या पत्रकारिता की भी बात हम करते हैं, इन सब में जो हमारी नई तकनीक आई है, नया विज्ञान आया है, नई प्रौद्योगिकी आई है, उसने जो भाषाओं को स्वरूप प्रदान किया है, उसके कारण लोग जो हैं इस विज्ञान तक पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का जो सबसे अच्छा साधन मैं मानती हूँ, जब कभी भी हम लोकप्रियता की बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें तो खैर आती ही हैं, चाहे वो रेडियो, टेलीविजन, पत्रकारिता, विज्ञान लेखन या और भी कई तरह की चीजें हैं उसमें। लेकिन आप देखेंगे कि सबसे अच्छी जो बात है वो पिक्चर है, फिल्में हैं। क्योंकि जो फिल्में होती हैं वो सबसे अच्छी लोकप्रिय साधन मानी जाती है, चाहे वो कोई भी विषय रहा हो, चाहे वो सामाजिक विषय हम उठाते हैं या आधुनिक कोई भी बात हो, तो उस समय उस सब में जो फिल्में होती हैं उनका बड़ा योगदान होता है लोगों से जुड़ने का, विषय को लोगों से जोड़ने में। जो विज्ञान विषय की भी यदि हम बात करें तो आप देखेंगे
ये एक बिल्कुल अलग विषय है, इस पे मेरा एक अलग व्याख्यान था जिसमें मैंने पूरी बातें की थी। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने साझा करना चाहूंगी कि जो विज्ञान की जो हमारे भारतीय भाषा में जो विज्ञान फिल्म बनी थी या विज्ञान कथा आधारित फिल्म थी, वो थी काडू। ये तमिल भाषा में बनी थी और ये 1952 की बात है। उस समय लोग जो थे वो इन फिल्मों के माध्यम से विज्ञान से जुड़े, क्योंकि ये इसी तरह से आप देखेंगे कि 70 से 90 का जब दशक आया था तो बहुत सी विज्ञान आधारित फिल्में बनी थी और उसमें आपको याद होगा मिस्टर इंडिया, ये फिल्म जब आई थी तो बिल्कुल छा गया था विज्ञान। एक तरह से लोगों ने अपने आप को ही अदृश्य होना मान लिया था। तो इस ये जो फिल्में थी, या अभी की भी हम 21वीं सदी की भी बात करें तो कोई मिल गया है या रावण है या बिल्कुल मंगलयान जो पिक्चर आई थी मिशन मंगल, उससे उससे आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग जो थे वो विज्ञान से जुड़ने लगे थे। हालांकि इसमें भी बहुत सी समालोचनाएं हुई कि विज्ञान जो है वो बिल्कुल विशुद्ध रूप में लोगों से नहीं जुड़ पाता है, लेकिन मैं तो समझती हूँ कि विज्ञान जुड़ा तो कम से कम जो बिल्कुल सुप्त थे इस मामले में वो कम से कम जुड़े। तो ये एक वैज्ञानिक चेतना जो है वो लोगों में फिल्मों के माध्यम से आई। जैसे आप देखेंगे कि जो कोरोना वायरस का दौर चल रहा है तो उसमें वायरस पर आधारित जितनी फिल्में थी वो सब आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप देखेंगे अलग अलग भाषाओं में बनी फिल्में हैं। लेकिन जो डबिंग की बात आती है उसके माध्यम से ये जितने भी फिल्में थी लोगों ने अपनी भाषा में उनको देखा, उनको एंजॉय किया या उनसे वो मनोरंजित तो हुए, साथ में उससे जो भी सीख वो ले सकते थे उन्होंने ली। तो ये बहुत बड़ा योगदान जो था फिल्मों का था। इसी तरह से आप देखेंगे कि ये और भी कई लोकप्रिय पक्ष होते हैं, जैसे विज्ञान प्रदर्शनियां हैं या जो कठपुतली है, इस तरह की जो चीजें हैं, मौखिक व्याख्यान ही जो आजकल चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी जो विज्ञान है वो लोगों तक जा रहा है। लेकिन ये सारा का सारा जो संप्रेषण हो रहा है उसमें भाषाएं जो हैं वो बहुत मायने रख रही हैं। अब एक चीज पर और मैं ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूंगी कि किस तरह से जो भाषाएं हैं वो विज्ञान या अन्य विषय को लोगों तक पहुंचाती हैं। उसमें एक शब्द आता है या एक नया विषय शोध का आया है, वो है विषयक प्रतिबिंबता। विषयक प्रतिबिंबता का तात्पर्य ये होता है कि जब हम किसी विषय, मान लीजिए विज्ञान विषय की मैं बात करती हूँ, तो उसको जब हम बोलते हैं, देखते नहीं हैं, यहाँ पर दो बातों पर ध्यान दीजिए, देख नहीं रहे हम किसी चीज को, या तो हम उसको लिख रहे हैं या हम उसको सुन रहे हैं। तो जब हम किसी चीज को लिखते हैं या सुनते हैं तो हमारा, हम जो भी लिख या सुन रहे हैं उसका प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क पर बनता है, और वो प्रतिबिंब तब बनता है जब आप उस चीज को समझ रहे हैं, वो कहलाती है विषयक प्रतिबिंबता। और विषयक प्रतिबिंबता तभी बनती है जब आप उस चीज को समझ रहे हैं, और वो आप तभी समझेंगे जबकि वो आपकी अपनी भाषा में होगी। तो यही कारण यहाँ पर भाषा जो होती है वो बहुत मायने रखती है। उदाहरण के तौर पर यदि हमने कहा जल या हमने कहा पानी, तो आप उस बात को जानते हैं कि पानी क्या होता है, तो आपके मस्तिष्क में वो बात जो है उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन यदि हमने इसी शब्द को फ्रेंच में या रूसी भाषा में या तमिल भाषा, ऐसी भाषा जिसको हम नहीं जानते हैं, उसमें बोल भी दिया तो वो उसका प्रतिबिंब आपके मस्तिष्क में नहीं बनेगा। तो इसलिए आप सोच ही नहीं पाएंगे कि किस बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से ये जो चीजें होती हैं या किसी भी विषय को समझने के लिए, विषयक प्रतिबिंबता के लिए भाषा जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। और इसी भाषा की उपयोगिता को समझते हुए कि विज्ञान को किस तरह लोगों में हमें पहुंचाना है भाषा के माध्यम से, तो विज्ञान लेखक जो होते हैं वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और आप देखेंगे कि बिल्कुल ज्यादा पुरानी बात ना करें, कुछ ही दशकों की बात करें तो विज्ञान लेखन में
गुणाकर मुले और जो नार्लिकर साहब हैं, उन्होंने विज्ञान लेखन को भारतीय भाषाओं में, जैसे नार्लिकर जी जो है वो हिंदी में भी लिखते हैं, मराठी में भी लिखते हैं, गुणाकर मुले जी ने हिंदी में विज्ञान को लिखने की जो परिपाटी चलाई, तो वो एक लंबी जो परिपाटी जिसका हम परिपालन आज भी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये जो परिपाटियां हैं कि विज्ञान को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की, जो कल हम बात कर रहे थे कि नरेंद्र सहगल जी ने भी उस परिपाटी को कि विज्ञान को भाषाओं से जोड़ना है और भाषाओं के माध्यम से ही हम विज्ञान को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो वैज्ञानिक लेखन है, जो हमारे विज्ञान लेखन जो आज भी कर रहे हैं, वो इस बात को, इस उत्तरदायित्व को भली भांति समझ पाए हैं। और यही आप देखेंगे कि ये एक जो पक्ष था वो विज्ञान लेखकों का था। इसी तरह से आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ वैज्ञानिकों का भी उत्तरदायित्व होता है कि वो जो है विज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन वैज्ञानिक इसलिए सीमित हो जाते हैं क्योंकि वो संस्थाओं के नियमों से बंधे होते हैं, उनको नीतियों का भय होता है, या कई बार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी बात रखनी पड़ती है तो वो भाषा से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसमें कोई बात नहीं, उनका जो दायित्व है वो विज्ञान संचारक और विज्ञान लेखक कर रहे हैं। इसी तरह से एक बात जरूर आती है जो दिमाग में कई बार आती है कि जो हमारे वैज्ञानिक संस्थान है और जो भाषा संस्थान है, वो कहीं ना कहीं आपस में थोड़ा सा उनमें अंतर है, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक संस्थान हैं वहां जो शोध हो रहा है वो लोक भाषा में नहीं हो रहा, और जो भाषा संस्थान है वहां जो भी कार्य हो रहा है वो भाषा संबंधी तो हो रहा है, लेकिन वहां वैज्ञानिक जो काम है वो नहीं होते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जो भाषा संस्थान है और जो वैज्ञानिक संस्थान है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपस में जुड़े जरूर। तो निश्चित तौर पर जो विज्ञान है वो भाषाओं के माध्यम से पूरी तरह से लोगों में पहुंच पाएगा। अब एक बात आती है, यहाँ हमने जितनी भी बात की उसमें हमने कहा कि जो विज्ञान का प्रसार है उसमें भाषाएं काम कर रही हैं, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक संस्थाएं काम कर रही हैं और विज्ञान संचारक काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो सब काम हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है? ये सारा काम लोगों के लिए हो रहा है। तो एक उत्तरदायित्व जो है वो लोगों का भी बनता है कि उनके लिए ये जो काम कर रहे हैं विज्ञान संचार का, या तो उसमें लोग भी जो हैं उतनी ही शिद्दत से, उतने ही उत्तरदायित्व के साथ जुड़े। तो जब सब जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो विज्ञान है वो लोगों तक, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उन तक पहुंचेगा। और आप देखेंगे कि जो आज का जो डिजिटल दौर है जिसमें इंटरनेट और वेब मीडिया आया है, हमारा सोशल मीडिया आया है, तो लोग जो हैं जरूर जुड़ रहे हैं उससे। आप देखेंगे कि ये जो हम आज बात कर रहे हैं ये भी एक माध्यम है, और इससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो उस बात को समझ रहे हैं, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो उत्तरदायित्व की भावना है विज्ञान के प्रति, वैज्ञानिक सोच के प्रति, या जो विज्ञान का जितना भी शोध हो रहा है लोक कल्याण के लिए, उनको लोग अपना रहे हैं। और उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा सोशल मीडिया है उसने बहुत प्रभावी भूमिका निभाई है, और डिजिटलीकृत जो भाषाएं हैं उनका भी बहुत बड़ा जो रोल है वो रहा है। और इस सब में जो सबसे बड़ा रोल आता है वो निश्चित तौर पर विज्ञान संचारकों का है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब इस समूह के जो बड़े महान विज्ञान संचारक हैं अनिल त्रिपाठी सर, तो जब उन्होंने मुझसे बात की थी तो उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। त्रिपाठी सर ने मुझे कहा कि जो वैज्ञानिक हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो शोध कर रहे हैं, वो अध्ययन कर रहे हैं, और जो विज्ञान लेखक हैं वो अपना काम कर रहे हैं कि जो भी शोध कार्य हो रहा है वो लेखन के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो जो बचा हुआ काम है, अब चूंकि वो तो अपने अपने कामों में व्यस्त है, तो जो शेष कार्य है विज्ञान के संचार का, वो निश्चित रूप से विज्ञान संचारक ही अच्छे तरीके से कर सकता है। और मैं देखती हूँ कि जो विज्ञान संचारण की जो कहना चाहिए परंपरा है, आधुनिक परंपरा, आपको याद होगा कि प्रोफेसर यशपाल ने ये जो परंपरा है उसको अपनाया था। मुझे लगता है बहुत समय बहुत तेजी से भाग रहा है, तो मैं बिल्कुल 5 मिनट में अपना व्याख्यान खत्म करती हूँ कि जो प्रोफेसर यशपाल थे
उन्होंने इस विज्ञान संचार परंपरा को वो लेकर आए थे। और इसी संचार परंपरा को आज के जो हमारे विज्ञान संचारक हैं वो बढ़ा रहे हैं आपके लिए, लोगों के लिए। तो जो लेकिन वो जो परंपरा है विज्ञान संचारक की, वो बड़ा ही कठिन दायित्व होता है। कुछ दिन पहले मैंने प्रोफेसर नौटियाल जो है उनका व्याख्यान सुना था, और उन्होंने एक बड़ा ही उम्दा उदाहरण दिया था कि किस तरह से जो लोग होते हैं वो भ्रम फैलाते हैं, भ्रांतियां फैलाते हैं, और लोग जो होते हैं वो उन भ्रांतियों में आ जाते हैं। लेकिन एक अच्छा जो विज्ञान संचारक होता है वो बड़े ट्रिक से, बड़े सरल तरीके से उस भ्रांति फैलाने वाले का मुंह भी बंद कर देता है, और लोग जो हैं उन भ्रांतियों से दूर होकर जो सही विज्ञान है उस तक पहुंच पाते हैं। जैसा कि कल प्रोफेसर पटेरिया ने भी बताया था कि किस तरह से जो सूर्य ग्रहण की भ्रांतियां थी उसको वैज्ञानिकों ने, विज्ञान संचारकों ने बड़े ही सरल तरीके से जो है उसको दूर किया। और लोग आज देखेंगे कि उन विज्ञान संचारकों के जो सरल भाषा के प्रयोग से उन्होंने जो विज्ञान को लोगों तक पहुंचाया, उसको वो पहुंचा पाए और सफल हुए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि वैज्ञानिकों, विज्ञान संस्थाओं, विज्ञान लेखकों और विज्ञान संचारकों को यदि वास्तव में विज्ञान को लोगों तक विस्तारित करना है तो उसको उनकी भाषाओं में प्रस्तुत करने का, उनको जोड़ने का संकल्प जो है हमें लेना होगा। और इसके साथ मैं यहाँ अपना व्याख्यान समाप्त करूंगी। एक बार फिर आप सभी सुने, जो आपने मुझे ध्यान से सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी मित्र जो इसमें जुड़े उनको धन्यवाद, और अनिल त्रिपाठी सर को धन्यवाद देना चाहूंगी। इस पूरे संचार समूह को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे मेरी बात रखने का आपने अवसर दिया। नमस्कार, धन्यवाद।